नमस्कार। तो आज हम करेंगे वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और 1.2 से पहले जो बेसिक है वो भी आज हम करेंगे। तो सबसे पहले अभी तक हमने पढ़ लिया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है। तो अब हम इस प्रश्नावली की दूसरी इंपॉर्टेंट प्रमेय का पढ़ेंगे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का। आसान शब्दों में कहूँ तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का आपको ऑलरेडी आती है, अभी देखेंगे कैसे। तो आज हम पहले प्रश्नावली 1.2 से कुछ बेसिक बेसिक करते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का क्या होती है, एसएफ एलसीएम क्या होते हैं, फिर 1.2 के रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का। अब क्या होती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का? अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो कोई भी भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो किसी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर हम उन अभाज्य गुणनखंडों को अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं और यही होती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का। देखो कैसे, जैसे कि 15 है। अब 15 आपके पास क्या है? एक भाज्य संख्या। 15 आपके पास क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का अर्थ क्या होता है? ऐसी संख्या जिसके अंदर एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी का भाग जाए, वो भाज्य संख्या होती है। अब जैसे कि अब मैं आपको समझा देता हूँ भाज्य संख्या क्या होती है। जैसे कि 15 आपके पास है। अब 15 के अंदर एक और 15 के अलावा एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जा रहा है। अब बताओ वो संख्या कौन कौन सी? 15 के अंदर 3 का भाग जा रहा है, 15 के अंदर 5 का भाग जा रहा है। तो वह संख्या जिसके अंदर एक और स्वयं के अलावा वह संख्या जिसके अंदर एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भाग जाए, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। अब इस भाज्य संख्या के हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। तो क्या होता है अभाज्य गुणनखंड? देखिए, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या, जैसे भाज्य संख्या होती है वैसे ही अभाज्य संख्या होती है। अब भाज्य संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी का भाग जाए, और अभाज्य संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग ना जाए। मैं आपको बोलूं अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ऐसे आगे लिखते जाएंगे, आती जाएगी। ये सभी अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि दो के अंदर एक और दो के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता, और वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग न जाए वह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब 3 के अंदर एक और 3 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। 5 के अंदर एक और 5 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। 7 के अंदर एक और 7 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। 19 के अंदर एक और 19 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। तो सभी के सभी अभाज्य संख्या है, और अभाज्य गुणनखंड के अंदर हम केवल और केवल अभाज्य संख्याओं का ही प्रयोग करते हैं। अब 15 एक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? सबसे पहले देखिए, तो ये मैंने लिख दिया कितना? 15। अब 15 के हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले देखो, 15 के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा है, फिर उसके बाद 3 का भाग जा रहा है, और 3 एक क्या है? अभाज्य संख्या। कितनी बार? 5 बार। फिर 5 के अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 के अंदर किसका भाग जाएगा? 5 का। 5 एकम 5 खत्म हो गया। तो 15 के हमने क्या कर दिया? अभाज्य गुणनखंड। हम लिखेंगे 15 के अभाज्य गुणनखंड। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड कौन हो गए? एक हो गया 3 इंटू 5। अब इस चीज को, इस अभाज्य गुणनखंड को हम 5 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। हम 5 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, और यही होता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का। एक और एग्जांपल देके देखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दो इधर, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया कितना? 210। अब 210 आपके पास क्या है? एक भाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या, और 210 के हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 210 के हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए कैसे करेंगे हम 210 के अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले लिखेंगे 210। अब सबसे छोटी अवस्था संख्या कौन सी होती है? 2। तो 2 के अंदर इसका भाग देंगे, कितना आएगा? 105। फिर हम देंगे 3 का भाग, तो 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा बताओ? क्यों? अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 का भाग। तो 3 तिया 9, पीछे बच गया 1, और 3 पंजे 15। ठीक है, फिर हम देंगे वापस 3 का भाग नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 का भाग। तो 5 का पाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 35 आएगा,
और फिर 7 के अंदर भाग 1 बार। तो 210 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 210 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इन सभी को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 210। 210 एक भाज्य संख्या है और ये है उसके अभाज्य गुणनखंड। ये सभी के सभी अभाज्य गुणनखंड है। अब इन अभाज्य गुणनखंडों को हम अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं। यही होती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का। कैसे? अब इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, फिर भी उत्तर 210 ही आएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, फिर भी इन सबको गुणा करने पर 210 ही आएगा और ये सभी के सभी अभाज्य संख्या। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, ये सभी के सभी अभाज्य संख्या है और इनका गुणनफल 210 ही आएगा। और यही होता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कि किसी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों को हम अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं और यही कहलाती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का। थोड़ा बेसिक है, लिख लीजिए, काम ही आएगा आपके। वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, पर अच्छी बात है, ये समझने के लिए एक अच्छा टॉपिक है, इसलिए मैंने समझाया। तो लिख लो किसी भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या कोई भी हो सकती है और उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उन्हीं अभाज्य गुणनखंडों को अलग अलग तरीके से लिखना अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। किसी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों को विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। विभिन्न रूपों में मतलब अलग अलग रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है और यही होती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का। जैसे कि एग्जाम्पल लिख लो, जैसे कि 210। अब 210 के एक क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या और इसके हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? अभी हमने करा, कितना आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यही आएगा। अब ये है अभाज्य गुणनखंड। अब इनको हम क्या कर सकते हैं? विभिन्न रूपों में वे क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। विभिन्न रूपों में व्यक्त कैसे करेंगे? देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2, फिर भी कितना आएगा? 210। इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, फिर भी कितना आएगा? 210। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम करेंगे एचसीएफ और एलसीएम। अब हम करेंगे क्या? एचसीएफ तथा एलसीएम। कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। वैसे आपको छोटी क्लास में पता होगा कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, पर मैं आपको बोल दूं कि एचसीएफ की परिभाषा क्या है और एलसीएम की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले देखो, ये जानना बहुत ही जरूरी है। ऐसे नहीं कि आपसे पढ़ रहे हो, मतलब आपको समझने के लिए पढ़ना है, कुछ सीखने के लिए पढ़ना है ना। तो सबसे पहले एचसीएफ क्या होता है, पहले मैं लैंग्वेज लिखता हूँ फिर उसका एक्सप्लेन करूंगा। तो एचसीएफ क्या होता है कि संख्याओं अब आपको ध्यान है कि एचसीएफ और एलसीएम के लिए कम से कम आपको 2 संख्याओं की आवश्यकता होगी। आप एक संख्या का एचसीएफ कभी नहीं ज्ञात कर पाओगे, आप एक संख्या का एलसीएम कभी नहीं ज्ञात कर पाओगे। आपको एचसीएफ ज्ञात करना है तो कम से कम 2 संख्याओं की आवश्यकता होगी कि 2 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और 2 संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले देखोगे कि एचसीएफ क्या होता है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ। कैसे? जैसे कि मैंने एक संख्या ले ली 6, एक संख्या ले ली 20। मैंने आपको कहा एचसीएफ 2 संख्याओं का होता है। जैसे मैं आपको बोल दूं 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2, फिर आप लिखोगे 3, फिर लिखोगे 3, फिर 1।
तो 6 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कौन हो गए, 2 इंटू 3। फिर आप 20 के अभाज्य गुणनखंड करोगे, आप 20 के क्या करोगे अभाज्य गुणनखंड, कितना आएगा, 2 10 2 5 5 1। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए आपके पास, 2 इंटू 2 इंटू 5 आ गए। और इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 5, 5 की घात 1 को 5 ही लिखते हैं। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, संख्याओं, एक संख्या आपके पास 6 थी, एक संख्या आपके पास 20 थी, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, हमने 6 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए, हमने 20 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड, हर एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, अब 6 के अभाज्य गुणनखंड ये रहे, 20 के अभाज्य गुणनखंड ये रहे। अब इन दोनों में ऐसा गुणनखंड कौन है, ऐसा अभाज्य गुणनखंड कौन है जो उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का अर्थ है जो इसका भी गुणनखंड हो और जो इसका भी अभाज्य गुणनखंड हो। कौन है, 2, और इधर भी कौन है, ये 2। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात, इधर 2 की घात 2 है, इधर 2 की घात 1 है, छोटी घात क्या होता है, एचसीएफ। तो आप कहोगे एचसीएफ ऑफ 6 और 20 बराबर कितना आएगा, 2। क्यों, उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 2 ही है, 2 के अलावा कुछ है क्या भाई, इधर उभयनिष्ठ गुणनखंड 2, इधर भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 2, और अभाज्य गुणनखंड देख, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, इधर 2 की घात 1 है, इधर 2 की घात 2 है, छोटी घात कौन सी है, 2 की घात 1, तो ऐसे कितना आ गया, 2 आ गया, समझे। अब ऐसे ही आगे और क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले एलसीएम देख लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है, ये आप नोट कर सकते हो अगर करना चाहो तो उसके बाद में देखते हैं एलसीएम क्या होता है। अब एलसीएम इसका उल्टा है बिल्कुल, एलसीएम के लिए ना तो उभयनिष्ठ की आवश्यकता है और ना ही छोटी घात की आवश्यकता है, बस आप ये याद कर लो। और एलसीएम में लिखोगे संख्याओं, अब संख्याएं, 2 संख्याओं का एलसीएम हो सकता है, 3 संख्याओं का एलसीएम हो सकता है, कि संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात क्या होती है, सबसे बड़ी घात का गुणनफल, बड़ी घात का गुणनफल क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है, लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। क्या कहलाता है, एलसीएम। कैसे, जैसे कि एक संख्या है आपके पास 6, एक संख्या आपके पास है 20, इन दोनों का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड ये रहे, फिर 20 के अभाज्य गुणनखंड ये रहे। अब क्या होता है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, तो आप लिखोगे एलसीएम कॉस्टक 6 और 20, 6 और 6 और 20 का एलसीएम क्या होगा, तो प्रत्येक, हर एक अभाज्य गुणनखंड, हर एक का मतलब आपको 2 को भी लेना है, आपको 3 को भी लेना है और आपको 5 को भी लेना है। तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात क्या होती है, बड़ी घात का गुणनफल। अब प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले क्या करो, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड लिख दो। देखो 6 और 2 में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड कौन है, एक तो 2 है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी, 2 लिख दिया। अब प्रत्येक, चाहे वो उभयनिष्ठ हो चाहे ना हो, फिर लिख दिया हमने 3, फिर लिख दिया हमने 5, भाई 3 इधर है, उधर नहीं है तो उससे कुछ मतलब नहीं है, इधर 5 है तो इधर लिख दिया 5। अब प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड ये लिख दिया, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड सबसे बड़ी घात। अब इधर 2 की घात कितनी है, 2, इधर 2 की घात 2, इधर 3 की घात कितनी है, 1, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं, इधर 5 की घात कितनी है, 1, तो ये क्या हो गया, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 5, कितना आएगा, 12 इंटू 5 कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का, 60 एलसीएम इनका दोनों का आ जाएगा। तो समझे कि एचसीएफ क्या होता है। वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि एचसीएफ क्या होता है। संख्याएं आपके पास है, उन संख्याओं के आप अभाज्य गुणनखंड करोगे। एक संख्या आपके पास 6 थी, एक संख्या आपके पास 20 थी, और इन दोनों के आपने क्या कर दिए, अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में आपको क्या देखना है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, और उस उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी वाली घात क्या होती है, एचसीएफ। संख्याएं हैं, अभाज्य गुणनखंड हमने कर दिए, ये इसका ये रहा 6 का और इस 20 का ये रहा। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 2, इधर भी 2। उभयनिष्ठ का मतलब ऐसा गुणनखंड जो इसका भी हो और जो उसका भी हो, 2 2। उभयनिष्ठ गुणनखंड लिख दिया, ये लिख दिया 2, और उसकी छोटी घात, अब इधर 2 की घात 1 है, इधर 2 की घात 2 है, अब किसको मानोगे 2 की घात, तो छोटी घात कौन सी है, 2 की घात 1, तो इसे मानोगे 2, 2 की घात 1 को हम क्या लिखते हैं, 2, ठीक है। अब एलसीएम क्या होता है, वापस इसका उल्टा। अब एलसीएम के अंदर ना तो उभयनिष्ठ की आवश्यकता है, सब आप क्या करोगे, संख्याएं हैं, अभाज्य गुणनखंड आपने कर दिए।
अभाज्य गुणनखंड होने के बाद में आप प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को लिखोगे। ये लिख दिया प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, जैसे कि 6 और 20 के हमने अभाज्य गुणनखंड करे, ये रहे। अब हमने प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को लिख दिया। कौन कौन से हैं? 1 या 2, 1 या 3, 1 या 5। उभयनिष्ठ हो, जरूरी नहीं है एलसीएम के अंदर। लिख दिया 2, 3 और 5। अब आगे क्या करोगे कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, इधर 2 की घात 2 है, इधर 2 की घात 1 है, क्या मानोगे? 2 की घात 2। इधर 3 एक ही है तो 3 का 3, इधर 5 एक ही है तो 5 का 5। तो सबसे बड़ी घात का गुणनफल, इन सबको क्या करना है आपस में? गुणा। इसके अंदर भी छोटी घात का क्या होता है? गुणनफल। तो उम्मीद है एचसीएफ और एलसीएम समझ में आया होगा आपको, और इसके अंदर अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं कि एचसीएफ क्या होता है कि संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, और एलसीएम होता है संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अब हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन करते हैं, तो देखिए। तो प्रश्नावली 1.2 के पहले क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। प्रश्नावली 1.2 किताब जो है वो एनसीईआरटी किताब है, और इसकी प्रश्नावली 1.2 कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनफल कीजिए। तो बहुत ही आसान है अभाज्य गुणनखंड। आंसर नंबर फर्स्ट का पहला। अब निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है 140 का हमें क्या करना है? अभाज्य गुणन। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप लिख दो 140 का अभाज्य गुणनखंड। अब क्या होगा 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? यहाँ पे लिखोगे 140। अगर आपको नहीं आ रहा है अभाज्य गुणनखंड करना तो सीख लीजिए किस प्रकार करते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, और देखना है 2 के अंदर इसका भाग जा रहा है फिर नहीं जा रहा है। अब अभाज्य गुणनखंड करने के लिए एक छोटी सी आपको राय देना चाहूंगा। अभाज्य गुणनखंड करने से पहले आप विभाज्यता के नियम जरूर याद कर लेना कि 2 की विभाज्यता का नियम, 3 की विभाज्यता का नियम, 5 की विभाज्यता का नियम, क्योंकि विभाज्यता के नियम से ये क्वेश्चन आपके आसान होंगे। अब जैसे कि 2 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या का इकाई अंक क्या हो? 0 हो, या फिर 2 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्या 2 से क्या होती है? विभाज्य होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। अब 140 के अंदर 2 का भाग देंगे तो सबसे पहले क्या, कुछ नहीं करना है। 14 है, 14 आपके पास है, 14 के अंदर 2 का भाग कितना आएगा? 7 ही आएगा, और इस 0 का 0 उतार दिया। फिर वापस इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है कितनी बार? 35 बार। कुछ नहीं करना है भाई। 2 के पाड़े में 7 से छोटी संख्या कौन सी आती है? 6 ही आती है। कितनी बार आती है? 3। पीछे बचेगा 1, और 2 पंचे 10। फिर अब वापस इसके अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, और 4 का हमें देना नहीं है। क्यों? अभाज्य गुणनखंड है, 4 अभाज्य है ही नहीं। हमें देना है 5 का। कितनी बार जाएगा? 7 बार। फिर 7 का देंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 × 2 × 5 × 7, या फिर इसे लिखोगे 2 की घात 2 × 5 × 7। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें कहा 156 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 156 के अभाज्य गुणनखंड तो हम करेंगे। देखो 156 देखो यहाँ पे सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 2 7 14। फिर 15 से छोटी संख्या 2 के पाड़े में कौन आती है? 14 ही आती है। 2 7 14, पीछे बचेगा 1, और 2 8 16। फिर वापस 2 का भाग देंगे, 2 3 6, पीछे बचेगा 1, और 2 9 18। फिर देंगे 3 का भाग, 3 1 3, और 3 3 9। अब कितना आ गया? 13। 13 एक अभाज्य संख्या है, तो इसके अंदर सिर्फ इसका ही भाग जाएगा, और 13 1 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने हो गए? 2 × 2 × 3 × 13। आप इसे लिख सकते हो। 2 कितनी बार? 2 बार। 2 की घात 2 × 3 × 13। फिर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फिर हम करेंगे थर्ड। यहाँ पे कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास क्या है? 3825। इसके हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। तो करो सबसे पहले। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तो 3825 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे कुछ इस प्रकार। देखिए कैसे। सबसे पहले कुछ मत करो, यहाँ पे लिख दो 3825। अब सबसे पहले देखना है 2 का भाग जाएगा? 2 का भाग नहीं जाएगा, इकाई अंक 5 है।
फिर देखेंगे 3 का भाग। अब 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, अब इसके अंदर पूरा हमें नहीं देखना। 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 कितना होता है 18 जा रहा है। तो बस सबसे पहले 3 का भाग दो, 3 एकम 3, 8 के अंदर 3 दूनी 6, पीछे बच गया 2 3 7 21, पीछे बच गया 1 और 3 पंजे 15। वापस 3 का भाग जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है देखिए। तो 3 का भाग वापस जा रहा है तो 3 का भाग ही देंगे, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब वापस 3 का भाग जा रहा है क्या, देखेंगे अब 3 का भाग नहीं जा रहा है। तो अब हम किसका भाग देंगे 5 का। तो 5 का भाग देंगे 8 बार, पीछे बचेगा 2, फिर वापस 5, फिर वापस 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, और पीछे बचेगा 3 और इधर आ जाएगा 17, और फिर वापस 17। अब 17 एक अभाज्य संख्या है जिसके अंदर खुद का ही भाग जाएगा। तो बस 17 एकम 17 और इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसे हम लिखेंगे 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 17। फर्स्ट क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन और है वो आप खुद से करने की कोशिश करना, और हम आगे वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है ये नोट करना चाहो तो आप कर लेना। सेकंड क्वेश्चन देखो जल्दी से, आपके पास बुक होगी आप क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं क्वेश्चन नहीं लिख सकता बोर्ड के ऊपर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रखा है हमें कि पूर्णांकों के लिए निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ जांच, और इसकी जांच कीजिएगी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाना भूल गया। तो देखो हमारे तो क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले आपको एक फॉर्मूला देख लो कि किस प्रकार का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है कि एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो होता है वो a इंटू बी के क्या होता है बराबर। जैसे कि दो संख्या आपके पास है, उन दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होगा बराबर होगा। समझे, दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या आपके पास कोई भी हो सकती है, दूसरी संख्या कोई भी हो सकती है, इन दोनों का आपको क्या करना है गुणनफल ज्ञात करना है। इन दोनों का गुणनफल जो होता है वो उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है बिल्कुल बराबर होता है। जैसे कि अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, उसके अंदर ही हम ये करके देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फर्स्ट आपके पास क्या है 26 और 91, 26 और 91। सबसे पहले हम दोनों इनके क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 26 के मैं करता हूँ तो कितना आएगा 2 13 13 1, फिर 91 के करता हूँ तो कितना आएगा 7 13 13 और 1। तो सबसे पहले हमने कर दिए 26 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 13, फिर हमने कर दिए 91 कितने आ गए 7 इंटू 13। अब सबसे पहले हम लिखेंगे एचसीएफ किसके 26 और 91। एचसीएफ क्या होता है कि संख्याएं आपके पास है, दो संख्याएं आपके पास है, इन दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, अब प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब अभाज्य गुणनखंड तो हमने कर लिए, अब उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कौन है, इधर भी 13 है इधर भी कौन है 13 है, और उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात 13 लिख दिया। अब इसकी सबसे छोटी घात कौन है 1, इधर भी 13 की घात 1, और ये हो गया आपके पास एचसीएफ, और तो कोई उभयनिष्ठ है नहीं। और एलसीएम क्या होगा 26, 91 का, कि एलसीएम क्या होता है कि दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड की प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। सबसे पहले प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड लिख दो, इधर 2 है, एक 7 है और एक कौन है 13, तो सबकी अधिकतम घात 1 ही है तो हमने लिख दिया। तो कितना आ गया बताओ 7 इंटू 14 इंटू 13 बराबर 182 आएगा। 13 का वर्ग 169, सही है ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास एलसीएम कितना आ गया 182। अब फॉर्मूला हमें क्या कह रहा है, दो संख्याएं कौन सी है आपके पास, सबसे पहले एलसीएम कितना है आप लिखोगे एचसीएफ हमने किसका ज्ञात किया 26, 91। ए और बी वो दो संख्याएं थी, तो अब हमने वो दो संख्या कौन सी ले ली 26 और 91। फिर एलसीएम किसका ज्ञात करेंगे 26, 91 बराबर कितना होगा ए इंटू बी के स्थान पे इधर कौन है 26 इंटू 91। तो सबसे पहले कीजिए कितना आएगा एलसीएफ कितना था आपके पास 13,
26 और 91 का एचसीएफ कितना था 13, इंटू के स्थान पे इंटू एलसीएम कितना था 26 और 91 का 182 बराबर 26 इंटू 91। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, सबसे पहले कर देते हैं इसको सॉल्व। इन दोनों का गुणनफल करोगे तो आपके पास आएगा 2367 और इन दोनों का गुणा भी करोगे तो कितना आएगा 2367। तो बस हमें यही सिद्ध करना था कि उन दो संख्याओं का गुणनफल 26 और 91 का गुणनफल 26 और 91 के एचसीएफ 26 और 91 के एलसीएम के गुणनफल के क्या होगा बराबर। एलसीएम कितना है 182, एचसीएफ कितना है 13 और ये रही वो दोनों संख्याएं और इन संख्याओं का गुणनफल कितना है 2367 और इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल भी कितना है 2367। तो बस एचसीएफ और एलसीएफ आप ज्ञात कर सकते हो इस प्रकार से। आगे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब दूसरे का सेकंड क्वेश्चन, दूसरे का तो ये प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन भी अब हम देखते हैं। कुछ नहीं करना है, 510 और 92 का हमें क्या करना है अभाज्य गुणनखंड और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं और इसको हमें प्रूव भी करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे 510 के अभाज्य गुणनखंड। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 फिर 5 फिर 5 आएगा, फिर वापस 2 का जाएगा नहीं, अब जाएगा 3 का। तो 3 का भाग देंगे तो आपके पास आएगा 85, फिर 85 के अंदर 3, 85 कैसे आएगा देखो 25 है तो 3 का पार्ट 8 बार बोलें कितना है 24 आएगा। 25 में 24 के पीछे बचा एक हम यहाँ पे लिखेंगे 15 हो गया और 3 पंजे 15, ठीक है। फिर हम भाग देंगे इसका 5 का, 5 का भाग इसके अंदर जाएगा, 5 एकम 5 पीछे बचेगा 3 और जाएगा कितनी बार 17 बार। फिर 17 के अंदर 17 का ही भाग जाएगा, अभाज्य संख्या है। फिर 92 का हम सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले देखें 2 का भाग कितनी बार जाएगा 46 बार, फिर वापस 2 का भाग कितनी बार जाएगा 23 बार, फिर 23 के अंदर 23 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार। तो 510 के हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो सब एक ही अलग अलग अंक है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 लिख दिया। फिर हम करेंगे 92 का अभाज्य गुणन कितना है 2, कितनी बार है 2, सीधा लिख दो 2 की घात 2 इंटू 23। अब हम क्या ज्ञात करेंगे एचसीएफ, एचसीएफ किसका 510 का और 92 का। क्या होता है एचसीएफ के संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कौन है, देखो 3 है क्या नहीं, 5 है क्या नहीं, 17 है क्या नहीं, 23 है क्या नहीं, कौन है 2 है अभाज्य गुणनखंड। तो 2 का 2, अब 2 की सबसे छोटी घात, इधर 2 की घात कितनी है 2, इधर 2 की घात 1 है, छोटी घात कौन सी 1, तो छोटी घात का गुणनफल हो गया ये। और एलसीएम क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम 510 और 92 प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड लिख दो सबसे पहले, कौन कौन है इधर 2 है 3 है 5 है 17 है और कौन है 23 है। इन सब के सबसे बड़ी घात, 3 की बड़ी घात इधर 1 ही है, 5 की सबसे बड़ी घात 1 है, 17 की सबसे बड़ी घात 1 है, 23 की बड़ी घात 1 है जो कि हमने लिखी नहीं है, और 2 की सबसे बड़ी घात कौन है, एक तो 2 की घात 1 है, 2 की घात 2 है, कौन है 2, तो ये इसका है। और फिर इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका उत्तर आपके पास समथिंग, इन पूरे को सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा 23,460। तो एलसीएम कितना आ गया 23,460, एचसीएफ कितना आ गया 2। अब हम इससे प्रूव करते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि एलसीएफ ऑफ 510 और 92 का एचसीएफ इनटू 510 और 92 का गुण 510 और 92 का एलसीएम, इन दोनों का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल किसके बराबर होगा 510 इंटू 92 के गुणनफल के बराबर होगा। तो एचसीएफ कितना है आपके पास 2, एलसीएम कितना है आपके पास 23,460 और दो संख्या आपके पास कौन थी 510 इंटू 92। तो इन दोनों का गुणा करने पर आपके पास कितना आएगा, सबसे पहले देखो कितना आएगा 2 9 और 6 और 4 कितना आएगा 46,920 और इन दोनों को गुणा करने पर भी आपके पास कितना आ जाएगा 0 2 ऊपर और इन दोनों को गुणा करने पर भी आपके पास कितना आएगा 46,920। तो हमेशा ध्यान रखना कि दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है बराबर।
दो संख्याएं आपके पास है, कोई भी दो संख्या है a और b, और a और b का जो गुणनफल होगा आपके पास, वो a और b के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये दूसरे क्वेश्चन के दो हमने कर लिए। अब तीसरा क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, दो मैंने करवा दिए, तीसरा आप खुद से करने की कोशिश करना, और नेक्स्ट तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन अगले वीडियो के अंदर करेंगे। धन्यवाद।